हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम चैप्टर को समझते हैं, इसका मतलब क्या है। दो चर आप लोग सभी जानते होंगे, चर और अचर क्या होता है। पहले देख लीजिए, चर एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर जो हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो होते हैं अचर। अचर मतलब जो चल नहीं सकते, चेंज नहीं हो सकते। अचर यानी नंबर्स। चर एक्स वाई जेड यानी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। एक्स की वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। तो समझ रहे हैं चर अचर क्या होते हैं। चर जो चेंज हो जाते हैं, अचर मतलब जो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हमारा दो चर वाले, तो उसका जो मानक समीकरण होता है स्टैंडर्ड, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारी मानक समीकरण है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। और इसके आगे एक कंडीशन भी होती है, क्या कि ए 0 के बराबर नहीं हो सकता और बी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका भी मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हो गई, अगर हम ए की जगह 0 कर दें तो ये पूरा 0 हो गया, यानी ये खत्म। तो हमारा क्या बचेगा, केवल एक चर बचेगा y, क्योंकि x गया, x पूरा 0 हो गया तो हमारी समीकरण में केवल एक चर बचेगा, इसलिए a भी 0 नहीं हो सकता। अगर हमारा b 0 कर दें तो ये वाला पद चला जाएगा, यानी b गायब हो जाएगा, तो भी हमारा एक ही चर बचेगा। तो हमारी समीकरण केवल एक चर में बचेगी। इसलिए अगर हमारी दो चर वाले समीकरण है तो उसमें a और b की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं हो सकती। ठीक है, ये तो आपका मानक समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। देखिए यहाँ पर ए बी सी ये कोई भी अचर होंगे, नियतांक। ठीक है, इनकी कोई भी वैल्यू होगी। एक्स और वाई क्या है, चर है हमारे। ठीक है, अब देखिए सवाल आपके 3-4 टाइप के बनते हैं। एक तो आपका ग्राफिकली मेथड होता है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और समझा देती हूँ इसी में, फिर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे सारे। देखिए समीकरण हमारे दो, अगर हमारी मान लीजिए पहली समीकरण ये है और दूसरी दो समीकरण है। देखिए कभी भी आपके जितने चर होते हैं, अगर उन्हें हमें समीकरण को हल करना है तो उतनी ही समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक चर दो चर, यानी अगर हम इन समीकरणों को हल करेंगे तो दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी, तभी ये समीकरण हल होगी हमारी। तो देखिए पहली समीकरण मान ली a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण है। अब देखिए इसमें तीन कंडीशंस होती है, वो भी देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर हमारा a1 अपॉन a2 यानी इसका और इसका अनुपात और b1 अपॉन b2 का अनुपात, यानी इसका ये बटे ये बराबर इसका और इसका अनुपात अगर हमारा बराबर नहीं आता तो हमारी रेखा क्या होंगी, दोनों रेखा क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर, प्रतिच्छेदी होंगी। यानी ये ऐसे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो अगर हमारी पहली कंडीशन, अगर हमारी दो समीकरण दे रखी हैं दो चर में, और अगर हमारा ये हो रहा है a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है b1 बटे b2 के बराबर नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है किसी एक बिंदु पर। अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा, एक हल होगा। ठीक है, यानी आपका एक हल होगा। और ऐसे ही अगर आपका a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के और बराबर है c1 अपॉन c2 के, अगर ऐसा है तो हमारा क्या होगा, रेखाएं समपाती होंगी। यानी अगर एक रेखा ये है तो जो दूसरी रेखा होगी वो भी इसी पे ही होगी, यानी उसके बहुत सारे बिंदु होंगे जो हल होंगे। यानी इसमें क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर हमारे तीनों अनुपात बराबर है। अब तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2
बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तब रेखाएं क्या होंगी? समांतर। ठीक है, तब रेखा समांतर होंगी और क्या होगा? कोई हल नहीं। इस जो थर्ड कंडीशन है इसमें हमें कोई भी हल नहीं मिलेगा, यानी कोई भी आंसर आपका नहीं आएगा। और अगर ये कब होता है? जब हमारी रेखाएं, देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये रेखाएं क्या दोनों समांतर है, यानी कहीं पे भी मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी नहीं तो क्या नहीं होगा? उनका हल ही नहीं आएगा। ये वाली देखिए कहां पर मिलेगी? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती तो केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी इसका केवल एक ही आंसर आएगा, एक ही हल आएगा। ये देखिए समपाती, समपाती रेखाएं कितने बिंदु पर, समपाती रेखाओं को देखिए कितने बिंदु पर मिलती हैं? समपाती रेखा एक ही के ऊपर एक है, यानी हर बिंदु पर मिलेगी, इसलिए इसके क्या है? अनेकों हल होंगे। तो समझ गए इसको। अब इसी में मैं एक और बढ़ा देती हूं कि अगर हमारा हल आ रहा है तो रेखाएं क्या होंगी? संगत। यहां पे भी अनेक हल आ रहे हैं, यानी हल आ रहा है मतलब संगत। और जब हमारी रेखाएं आपस में नहीं मिलती कहीं पर भी, तो रेखाएं क्या होती हैं? असंगत। ठीक है, आपको इसी से मैंने सारी कंडीशन समझा दी हैं कि आपका एक हल कब होगा? जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, यानी रेखाएं संगत होंगी। अनेक हल कब आएंगे? जब रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक होगी। वो कब होगा? जब हमारे तीनों अनुपात बराबर होंगे, यानी रेखा फिर संगत होगी। कोई हल कब नहीं होगा? जब रेखाएं समांतर होंगी। कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेखा जब मिलेगी नहीं तो हल नहीं आएगा, इसलिए ये कब होता है? जब शुरू के दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। इस चैप्टर का बेसिक यही है, आगे आपको इसी बेसिस पे आगे क्वेश्चंस करने होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते क्वेश्चन फर्स्ट। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिक्स कर दिया आपको, ग्राफीय विधि से हल करना है सवाल को। तो देखिए सबसे पहले तो हम सवाल को हल करते हैं, तो सबसे पहले समीकरण हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ समीकरण दे नहीं रखी है। सॉल्व करते हैं। देखिए कौन कौन भाग ले रहा है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, हमें नहीं पता लड़के कितने लड़कियां कितनी, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे? x, ऐसे ही लड़कों की संख्या मान लेते हैं y। अभी बोल रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, यानी लड़के और लड़की अगर हम जोड़ेंगे तो 10 होने चाहिए, यानी x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण एक आ गई, पहली समीकरण बन गई। दो शर्तें दी इसमें, 10 विद्यार्थी, पहली समीकरण यहां से बन गई। आगे पढ़िए कि पहली प्रतियोगिता में भाग ली। यदि लड़कियों की संख्या, देखिए लड़कियां हमने क्या माना? x। बोलो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, यानी जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां ये, लड़के ये, लड़कों से 4 अधिक है, जिधर अधिक है उधर जोड़ देते हैं। ठीक है, x बराबर वाई प्लस 4। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ दो। अब y को हम x की साइड ही ले आते हैं तो क्या जाएगा? x माइनस वाई इक्वल 4। समीकरण देखिए दो चर वाली समीकरण है, तो दो चर वाली समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरणों का भी जरूरत पड़ेगी। समीकरण तो हमें मिल गई, लेकिन कौन सी विधि से करना है? ग्राफीय विधि से। तो हम पहले समीकरण 1 के लिए देखिए, ग्राफीय विधि से जब भी हमें हल करना होता है हमें दो उसके बिंदु चाहिए होते हैं, तो हम समीकरण 1 के लिए पहले दो बिंदु यानी
टेबल बनाते हैं। एक्स बाई, समीकरण एक के लिए हमें दो बिंदु निकालने हैं। तो देखिए एक्स और वाई में से किसी एक का मान अभी हम समीकरण एक पे ही ध्यान देंगे, दूसरे पे नहीं जाएंगे। एक्स प्लस वाई बराबर 10, यानी एक्स की जगह अगर हम 0 रख दें तो वाई हमारा क्या जाएगा 10। एक्स की जगह अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो वाई हमारा क्या जाएगा 10, क्योंकि ये 0 हो गया, वाई बराबर 10। अब अगर हम एक्स की जगह कुछ और रख दें, कुछ भी बिंदु रख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैं रख रही हूँ वही आप रखेंगे, कुछ भी बिंदु रख सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बिंदु ऐसा रखिएगा कि आपका भिन्न ना बने, कंप्लीट में ही जो आए बिंदु। अब हम क्या करें, एक्स की जगह 3 रख देते हैं। ठीक है, एक्स की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक्स की जगह 3 हुआ, 3 उधर जाएगा, 10 में से माइनस होगा 3, 10 में से 3 गया, कितना बचा, बाई आ जाएगा 7। समीकरण 1 की टेबल बन गई। ऐसे ही समीकरण 2 की टेबल बना लीजिए। केवल हमें कोई भी रेखा खींचने के लिए ग्राफ पे दो बिंदुओं की जरूरत होती है, तो फिर से हम अब ये बना रहे हैं समीकरण 2 के लिए। एक्स बाई, अब देखिए इस बार बाई को हम 0 रख देते हैं। अगर हम बाई को 0 रखेंगे तो ये वाला पद 0, तो एक्स बराबर सीधे आ गया कितना 4। अगर हम बाई की जगह कितना रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस, देखिए वैल्यू हम माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं। तो हम बाई की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 जाएगा, 4 में प्लस का 2 जुड़ेगा, बाई की जगह 2 रखा तो 2 उधर जाएगा, प्लस का हो गया, 4 में 2 जुड़ा 6। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण 1 की भी टेबल बन गई, समीकरण 2 की भी टेबल बन गई। अब हमें हमारी टेबल बन चुकी है, अब हमें सीधे ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये हमारी वाई अक्ष होती है, और ये हमारा मूल बिंदु 0। अब देखिए एक्स हमारा कहां तक जा रहा है, ये 0 3, दूसरे में 4 6, यानी अधिकतम 6 तक हमें जाना है एक्स पे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बिंदु हमने ले लिए। वाई पे हमारा देखिए 10 7 0 2, अधिकतम 10 तक हमें जाना है। जितनी दूरी इसमें रही है उतनी ही हम इस पे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक एक्स्ट्रा बना दिया, लिख देते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये तो हमारे प्लस में होते हैं, अगर हम नीचे इस पे भी दिखाना चाहें तो ये माइनस वाई होता है। इसमें हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा ज्यादा है नहीं, तो हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। ठीक, अब हम पहली रेखा जो है इसे ड्रॉ करते हैं। देखिए पहली रेखा का बिंदु हम कैसे देखते हैं, एक्स और वाई ऐसे ऐसे में है, तो हम एक्स पर 0 वाई पर 10 यानी 0,10 बिंदु ले रहे हैं। तो यानी एक्स पर 0, यानी ये हमारी एक्स अक्ष पे 0 बिंदु चलना है, यानी 0 हमारा यही रहेगा, यानी कहीं नहीं जाना है, यहीं पर रुका रहना है। बाई पे में 10 बिंदु तक जाना है, यानी एक्स पे तो हम बिल्कुल नहीं चलेंगे, एक्स पे नहीं चलेंगे, बाई पे 10 तक जाना है, यानी ये आ गया हमारा एक बिंदु। ठीक है, इस बिंदु का नाम है 0,10। अब दूसरा बिंदु देखिए 3,7, यानी एक्स अक्ष पे हमें 3 बिंदु चलना है, 1 2 3 बिंदु। बाई अक्ष पर हमें 7 बिंदु चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमें इसकी सीध लेनी है और 3 की सीध ऐसी लेनी है। तो देखिए 3 की सीध लेके हम चल रहे हैं, 7 तक जाना है, ये आ गया हमारा 3,7। देखिए पहली रेखा के दो बिंदु थे, एक बिंदु ये था, एक बिंदु ये था, हमने दोनों बिंदु कर दिए। अब आप स्केल से बिल्कुल सीधी रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे स्केल से। देखिए मेरे पास स्केल नहीं है, मैं ऐसे ही कर रही हूं। पहली रेखा हमने खींच दी। अब देखिए दूसरी रेखा खींचते हैं। जो पहली रेखा खींची है इसका हम नाम लिख देते हैं। कौन सी समीकरण थी पहली, ये अब जो हमारी रेखा थी ये थी x प्लस वाई बराबर 10, ये मैं खींच दी। अब दूसरी रेखा के लिए देखिए x पर 4 चलना है, y पे 0, यानी x पर 4 1 2 3 4, और y पे 0 यानी y पे नहीं जाना है, यानी x अक्ष पर ही रहना है।
ये हमारी हो गई 4,0, ये बिंदु हमारा हो गया। अगला x पर 6, y पे 2, x पर 6 और y पर, x पर 6 और y पर 2। ठीक है, अब ये रेखा भी हम खींच देते हैं, तो लगभग हमारी ये ऐसे जाएगी। यानी हमारी ये रेखा यहां कहीं मिल रही है। ठीक है, x पर 6 हमारा ये आ गया। ठीक, ये रेखा हमारी यहां मिल गई। ये दूसरी रेखा थी, इसका भी हम नाम लिख देते हैं। ये रेखा का नाम क्या होगा? ये समीकरण 2 वाली रेखा थी, यानी x माइनस वाई बराबर 4। अब दोनों रेखा हमने खींच दी। अब देखिए जहां पे दोनों रेखा मिल रही है, यानी ये बिंदु जो मिल रहा है, अब ये बोल रहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्राफीय विधि से ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से ज्ञात करने का मतलब होता है जो हमने रेखाएं खींची है जहां पे कट कर रही है, ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये बिंदु। अब ये बिंदु हमें देखना है क्या है। देखिए इस बिंदु से हम नीचे को ऐसे बिल्कुल सीधे खींचेंगे, 7 पे आ रहा है, और इसको ऐसे ही इधर को करेंगे तो इस 3 पे जा रहा है। यानी हमारा x, देखिए यहां से हमने बिल्कुल सीधा खींचा, लंब डाला, x यानी 7 आ गया हमारा यहां से, और y हमारा ये इधर से बिल्कुल सीधी रेखा खींचेंगे, 3 से जाके मिल रही है, तो y बराबर हमारा आ गया 3। यानी जो ये बिंदु हमारा है 7,3, तो हमारा ये आंसर आ गया। यानी लड़कियों की संख्या 7 है, लड़कों की संख्या 3 होगी, तो ये हम लिख देंगे। लड़कियां कितनी हुई? 7, लड़के 3। देखिए ग्राफीय विधि कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको 2 समीकरण बनानी होती है, जो सवाल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। समीकरण जब बना लेंगे तो दोनों समीकरण जो है हम उनके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें 2-2 बिंदु लेते हैं। दोनों टेबल जब बन जाती है तो पहले टेबल की एक रेखा खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी टेबल की भी हम रेखा ड्रॉ कर लेते हैं जहां पे वो दोनों कट कर रही होती है एक दूसरे को। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आपकी एक्यूरेट क्लियर आएगी, लेकिन मैंने व्हाइट बोर्ड पे डायरेक्ट बनाया था, स्केल वगैरह कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है क्योंकि हाथ से बनाई थी। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे आपका एक्यूरेट आंसर आएगा 7,3। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका वही है, आप जब रेखा लाइन ड्रॉ करेंगे तो जब जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है, तो वही बिंदु हमारा क्या होता है? हल होता है। जहां पे जैसे यहाँ पे कट किया तो यहां से हम नीचे देखेंगे, बिल्कुल सीधा लंब डालेंगे, यानी जहां जिस बिंदु पर ये आया वो हमारा x का आंसर हो गया। ऐसे इसके क्षैतिज बिल्कुल सीधे चले जाएंगे, जहां पर ये इधर आया वो हमारा y का आंसर हो गया। तो बस ये फाइनल हम आंसर लिख देते हैं, x बराबर 7, y बराबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये वाली और ये वाली का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल है। तो देखिए पहले तो हम समीकरण जो लिखी हुई है उसे सही से उतार लेते हैं। देखिए पहली समीकरण में 1 बराबर के उधर है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो समीकरण होती है x प्लस dy प्लस c बराबर 0 के रूप में हम लिख लेते हैं। तो देखिए पहली समीकरण हमारी 2x प्लस ky बराबर 1 है, तो 1 को हम इधर ही ले आएंगे, सबको एक ही साइड करके। ये समीकरण 1 हो गई। इसकी तुलना हम कर देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए a1। अब तुलना कैसे की जाती है? देखिए हमारे समीकरण पहले में था 2x और यहाँ a1x से तुलना करेंगे तो x के आगे जो भी है वो a1 होगा, यानी x को हटा के जो भी बचा गुणांक उसका जो है वो a1 हो गया। तो b1 देखिए यहाँ बाई आ रहा है, यहाँ बाई आ रहा है, बाई बाई को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी है वो k, यानी k हो गया b1। ऐसे ही c1 हमारा हो गया माइनस का 1, चिन्ह सहित हमें लेना होगा। दूसरी समीकरण लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 7 है, तो 7 को इधर ही ले आते हैं बराबर 0। इसकी तुलना कर देते हैं दूसरे समीकरण से, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। तो
तुलना करने पर। तो देखिए यहां से A2 आपका आ जाएगा 3, B2 आ जाएगा -5, C2 आ जाएगा -7। सवाल में एक चीज दे रखी है, K का हमें वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन दोनों समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या होता है, A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि अद्वितीय हल है इसलिए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। A1 की वैल्यू रख दीजिए, कितना है, A1 है 2, A2 कितना है 3, बराबर नहीं होगा। B1 कितना है K, B2 है हमारा -5। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए K की वैल्यू में चाहिए तो -5 की गुणा 2 से होगी, यानी K बराबर हो गया -5 की गुणा 2 से होगी तो -10/3। और बीच में हमारा बराबर नहीं यानी नॉट इक्वल का साइन चल रहा था, तो वो ऐसे ही, यानी हमारा K का मान आ गया। K का मान -10/3 नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। तो बस यही K की यहाँ वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा चेंज है। देखिए K के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। सेम क्वेश्चन इससे पहले भी हमने किया था, एक और मैं इसलिए करा दे रही हूँ जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहले फर्स्ट इक्वेशन है उसे सही से लिख लेते हैं, 3x + y - 1 = 0। अगर हम यहां से A1 देखेंगे तो x के आगे वाला 3, B1 देखेंगे तो 1, क्योंकि y के साथ कुछ नहीं लिखा इसलिए 1 आएगा। C1 देखेंगे तो -1। दूसरा जो इक्वेशन उसे भी सही से कर देते हैं, -2k + 1 = 0। तो यहां से अगर हम A2 देखेंगे तो 2k - 1, B2 देखेंगे तो y के आगे जो भी है k - 1, और C2 देखेंगे तो जो भी हमारा अचर पद है यानी माइनस का 2k + 1। ठीक है, चूंकि कोई हल नहीं है, हमें कंडीशन वही लगानी जो सवाल में दे रखी है। ठीक है, कोई हल नहीं है, इसलिए कोई हल नहीं है कि आप लोग को याद भी हो गए होंगे समीकरण क्या होती है कंडीशन, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर नहीं होता है C1/C2 के। सबकी वैल्यू लगा दीजिए। A1 हमें दे रखा है 3, A2 दे रखा है 2k - 1, B1 हमें दे रखा है 1, B2 दे रखा है k - 1, बराबर नहीं है। C1 हमें दे रखा है -1 और C2 हमें दे रखा है -2k + 1, माइनस से माइनस कट हो गया। अब देखिए हम ये बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम पहले इन दोनों को बराबर रखते हैं, यानी 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। तिरछी गुणा अगर हम करेंगे तो देखिए k - 1 की 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × k - 1, और 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2k - 1 से। तो करिए मल्टीप्लाई, 3 की k से होगी तो 3k, -3 की 1 से होगी तो 3, बराबर 1 की इससे होगी तो कोई चेंज नहीं होगा, 2k - 1 ही रहेगा। k वालों को एक साइड कर लेते हैं, नंबर्स को दूसरी साइड, तो 3k तो है ही इधर, प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k हो गया। माइनस तो 1 था ही उधर पहले से, वो पहले लिख देंगे, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3। 3k में से 2k गया तो k बचेगा, 1 के मतलब k, और 3 में से -1 गया तो 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसे भी करा ही देते हैं। देखिए दिया गया रैखिक युग्म संगत है या असंगत, इसमें केवल ये पूछा है कि दो समीकरण दे रखे हैं, इन्हें पूछा है संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, जो पहला समीकरण हमें सही से लिख लेना, 5x - 3y बराबर 11 है, यानी -11 बराबर 0, पहली समीकरण हो गई। तो यहां से अगर हम A1 देखें तो 5, B1 देखें तो y के साथ क्या आ रहा है -3, C1 देखें तो -11। दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं, -10x प्लस का 6y, -22 बराबर के उधर तो प्लस का हो जाएगा 22 बराबर 0। तो
तो यहां से A2 आ गया -10, B2 आ गया 6, C2 आ गया 22। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 अपॉन A2। चेक करिए कितना आ रहा है। A1 हमारा 5 और A2 हमारा -10, कट जाएगा, आ गया -1/2। ऐसे ही B1 बटे B2 निकालिए। B1 हमारा है -3, B2 हमारा है 6, कट गया, ये भी क्या है -1/2। C1 अपॉन C2 निकालिए। C1 हमारा -11, C2 हमारा 22, काटेंगे 11 कम 11 11 दूनी, ये भी हमारा आ गया -1/2। चूंकि हमारा अब हमने सारे देख ली, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 सारे बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे जो हमारा दिख रहा है। A1 अपॉन A2 बराबर आ रहा है B1 अपॉन B2 के, बराबर आ रहा है C1 अपॉन C2 के। अभी देखिए ये कौन सी कंडीशन है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। जब तीनों बराबर होते हैं मतलब रेखाएं समपाती हैं, एक के ऊपर एक होंगी ना, अतः रेखाएं कैसी होंगी, संगत या असंगत, संगत। जब भी हमें कोई हल मिलता है यानी रेखाएं मिलती हैं आपस में, तो क्या होती है, संगत होती है। तो बस रेखाएं संगत। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा अच्छा था।